आमतौर पर लोग जिन बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं उन्हें उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन बड़े व्यवसाय वालों के लिए मुनाफा ही सब कुछ होता है, जिस कारण वे ऐसे गोरख धंधे कर बैठते हैं जिससे उनके कर्मचारी भी तंग आ जाते हैं और सोशल मीडिया की वजह से उनके लिए अपनी कंपनी की ऐसी संदेहास्पद हरकतें उजागर करना आसान हो गया है जिनकी की हमको भनक भी नहीं लगती। पेश हैं 10 ऐसे बड़े उदाहरण जहां जाने माने प्रिय और भरोसेमंद ब्रांड्स की गैर जिम्मेदार हरकतें एक्सपोज की गईं। नंबर 10 KFC। पिछले साल कई सालों से बहुत से कर्मचारियों ने कुछ फैक्चुअल सबूत उजागर किए हैं जिससे KFC ऐसी प्रथाओं में लिप्त है जिससे आप यहां खाने के लिए नहीं ललचाएंगे। इस वीडियो में जिसे 13 मिलियन से अधिक बार देखा गया है, एक कर्मचारी दिखाई देता है कैसे ये तथाकथित ताजा फास्ट फूड वास्तव में काफी समय से रखा हुआ है। एक अन्य वीडियो में एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसको अपने ऑर्डर में कीड़े मिले। ये सिर्फ एक ही जगह पर नहीं है, पिछले 1 साल से दुनिया भर के कर्मचारी इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं और कहानियों को साझा कर रहे हैं। चूहों और तिलचट्टों के बारे में कहानियां भी सामने आ चुकी हैं। एक पूर्व कर्मचारी स्टीफन डाइव ने एक रेडिट फोरम शुरू किया और वे इसे मॉडरेट करते हैं। इसमें गंदगी और खराब फूड सेफ्टी को लेकर इतनी शिकायतें होती हैं कि KFC को अपने जनरल कॉर्पोरेट स्टेटमेंट में ये जवाब देना पड़ा। प्रत्येक KFC स्टोर का साल में 5 बार ऑडिट किया जाता है, आंतरिक और बाहरी दोनों ही तरह से। इससे असल में चीजें साफ हो जाती हैं। नंबर 9 टोयोटा ने जब इन आरोपों को झुटला दिया कि उसके ब्रेक और एक्सेलरेशन पैड में प्रॉब्लम है तो उसे लगा कि वो बड़े पैमाने पर बदनामी से बच गया है। फिर टोयोटा के लिए काम करने वाली एक कानूनी फर्म ने उनके आंतरिक दस्तावेजों पर काम करने के लिए बेट्सी बेंजामिन नामक एक ट्रांसलेटर को काम पर रखा। ओह, बेट्सी ने जो देखा वो उसे गुप्त नहीं रख सकी। उसने टोयोटा के व्यापक कवर अप पर खुलासा कर दिया जिसमें उनके वाहनों में हुई कई हाई प्रोफाइल मौतें शामिल थीं। दुर्घटनाएं 2007 से 2010 के दौरान हुई और टोयोटा ने लगातार खराबी के लिए फर्श मैट और ड्राइवर की गलतियों को दोषी ठहराया। यहां तक कि राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन और नासा ने भी टोयोटा का समर्थन किया। लेकिन जब बेट्सी को आंतरिक मेमो, रिपोर्ट, रिपेयर, रिकॉर्ड और ईमेल पर काम करना पड़ा तो उसने कंफ्यूजन और विसंगतियों का एक पैटर्न देखा। उसने फैसला किया कि ये वो मच्छर बनने का समय आ गया है जो हाथी के पैर के अंगूठे को काटेगा। ये भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए कुछ अच्छा काम कर सकती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। अपने रब्बी से परामर्श करने के बाद उसने गुमनाम रूप से दस्तावेजों को लीक कर दिया और अंततः अपना नाम जाहिर कर दिया। ये पता चला कि फॉल्ट असल में कारों के आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक्स के भीतर था, जिससे कारों में अनियंत्रित रूप से तेजी आ रही थी और टोयोटा के इंजीनियर इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दूसरे को ईमेल लिखते हुए उन्होंने मशीन के अंदर के भूत को भी दोषी ठहराया। अंत में 2013 के दिसंबर में टोयोटा ने उनके खिलाफ लगे गैर जिम्मेदाराना मौतों के कई मुकदमों के सेटलमेंट प्रोसेस की शुरुआत कर दी। हालांकि अब बेट्सी को और कहीं नौकरी मिलना मुश्किल है, फिर भी उसका मानना है कि उसने सही काम किया है। नंबर 8 टेस्ला अपनी स्मार्ट कार्स, नई नवीली चीजों और पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट्स के लिए और एलन मस्क के लिए तो बिल्कुल ही जाना जाता है, इसलिए इसकी इमेज और PR बेहतरीन है। लेकिन फिर कार्ल हिंसन और मार्टिन ट्रिप सीन में आ गए। मार्टिन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बात पकड़ी कि टेस्ला फॉल्टी बैटरी का उपयोग कर रही थी और अपनी उत्पादन संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी। इस वजह से कंपनी छोड़ने के बाद भी उनके इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टैप किए जाते रहे। फिर आए कार्ल हिंसन जिन्होंने दावा किया कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि टेस्ला के अंदर मैक्सिकन कार्टेल के साथ ड्रग तस्करी चल रही है। इस बात का संदेह पहले स्टोरी काउंटी शेरिफ के विभाग और DA को भी जाहिर कर चुके थे, लेकिन टेस्ला के इसकी अंदरूनी जांच करने से इनकार कर दिया। लेकिन बात इतनी नहीं थी। हिंसन का कहना था कि टेस्ला ने 37 मिलियन के रॉ मटेरियल की चोरी को रिपोर्ट करने से इनकार कर दिया और जब उन्होंने खुद उन्हें इसकी सूचना दी तो टेस्ला ने उन्हें अपनी आंतरिक जांच को रोक देने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि चोरी की सूचना देने पर अधिकारियों ने एक अन्य कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया। शेरिफ विभाग ने पुष्टि की कि कंपनी ने उन्हें 1-2 बार चोरी की सूचना दी थी, लेकिन टेस्ला ने यह बताते हुए इनकार कर दिया कि चोरी किस चीज की हुई थी। टेस्ला ने कहा कि वे अपने खुद के बाहरी वेंडर्स को जांच के लिए लाएंगे। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि मार्टिन ट्रिप ने इन सब बातों का खुलासा तभी किया जब टेस्ला ने उनको निकाल दिया था और उनके खिलाफ व्यापार रहस्यों को हैक करने और आंतरिक दस्तावेजों को पास करने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। बेशक तर्क के हमेशा 2 पक्ष होते हैं। टेस्ला के अनुसार हिंसन के कुछ दावे पूरी तरह से झूठे हैं और अन्य की पुष्टि नहीं हुई है। जो भी हो, इलेक्ट्रिक करंट का एक आविष्कारक जिसका पहला नाम निकोला था अभी अपनी कब्र में तिल मिला रहा होगा। नंबर 7 डॉलर जनरल। क्या करेंगे आप यदि आप एक बिजली रिटेल चेन के मैनेजर हो, आप कर्मचारियों की कमी और काम के अधिक बोझ से जूझ रहे हो, दूसरों का काम भी आपको करना पड़ रहा हो, फिर एक रात तनाव के कारण आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप एक कर्मी के मुआवजे की मांग करेंगे ना? डॉन ह्यूनी ने ऐसा ही किया और डॉलर जनरल ने इसके जवाब में उनको निकाल दिया। इस प्रकार एक राष्ट्रीय लेवल की चेन में कर्मचारियों की वर्किंग कंडीशन को लेकर एक जंग शुरू हुई। अमेरिका के 45 से 48 कॉन्टिनेंटल राज्यों में इसके 15,000 से अधिक स्टोर हैं। डॉलर जनरल ने दावा किया कि उनको इसके लिए निकाला गया था, उनके काम करने का तरीका ठीक नहीं था। लेकिन डॉन उन कई मैनेजर्स में से एक हैं जो कहती हैं कि उनके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे जिससे स्टोर को मेंटेन किया जा सके और प्रति आदमी के काम के निश्चित घंटे दिए जा सकें। डॉलर जनरल की थीम वाले रिटेल आर्कियोलॉजी के एपिसोड में जो गड़बड़ी दिखती है, शायद उसका कारण यही होगा। तो इस मुकदमों के अनुसार होता यह है कि मैनेजर उस काम को पूरा करता है जो कर्मचारियों द्वारा अधूरा छोड़ा गया है। इस कारण मैनेजर को सप्ताह में 70 घंटे तक काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। डॉलर जनरल द्वारा
वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में डेजिग्नेट हुए मैनेजर को ओवरटाइम वेतन का हकदार नहीं माना जाता। इससे डॉलर जनरल को बहुत कम मार्जिन पर मुनाफा कमाने में मदद मिलती है। हालांकि वे हेल्थ बेनिफिट्स के हकदार हैं। शायद यही वजह है कि डॉलर जनरल के लिए मिस फीगे को घायल होने के बाद नौकरी पर रखने की बजाय उन्हें निकाल देने में फायदा देखा। फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट के तहत डिस्काउंट स्टोर उद्योग में कई मुकदमे दायर किए गए जो डॉलर जनरल को अंततः अपने तरीकों को सुधारने के लिए मजबूर कर सकते हैं। नंबर 6, HSBC। गोरख धंधे करने की जब बात आती है तो इस बैंक से बुरा और कोई भी नहीं है। टैक्स चोरी से लेकर मनी लॉन्ड्री तक ऐसा लगता है कि वे इन सभी में लिप्त रहे हैं। इसका खुलासा करने वाले हर्वे फाल्सियानी वर्तमान में स्पेन में रह रहे हैं और HSBC के उन ग्राहकों के डिटेल्स लीक करने के लिए स्विट्जरलैंड में 5 साल की जेल का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में उनका मानना था कि वे टैक्स चोरी कर रहे थे। फाल्सियानी एक फ्रांसीसी नागरिक हैं जिसने HSBC के लिए काम किया और लीक हुए दस्तावेजों को 2008 में स्विस लीक्स स्कैंडल के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने मूल रूप से HSBC के निजी बैंक शाखा के 1,20,000 से अधिक ग्राहकों का पर्दाफाश किया जिन्होंने टैक्स अधिकारियों से $222 बिलियन छुपाए। 2017 में HSBC ने मामले की सुनवाई से रोकने के लिए $352 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन उन्होंने कभी भी इस मामले में अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। ऐसा लगता है कि वे बहुत सस्ते में छूट गए। स्पेन ने अब तक फाल्सियानी को एक्स्ट्राडाइट करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि स्पेन में कोई ऐसा कानून नहीं है जो फाइनेंशियल जासूसी जैसे अपराध को कवर करता है जिसमें उन पर स्विट्जरलैंड में आरोप लगाया गया है। इससे HSBC की परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि 2012 में इस बैंक को आतंकवादी समूहों के बीच लेनदेन की सुविधा प्रदान करने और अमेरिका में मैक्सिको के ड्रग की कमाई की लॉन्ड्रिंग के मामले में पकड़ा गया था। ये अपराधी मैक्सिको में HSBC की शाखा में नकद जमा करते थे, फिर उन पैसे को बैंक द्वारा सीमा पार ले जाया जाता था जिससे वे वैध पैसा बना सकें। ढीली सुरक्षा के कारण बैंक ने सुरक्षा उपायों की अनदेखी की और OCC नाम की अमेरिकी फाइनेंशियल रेगुलेटर भी उसे समझा पाने में विफल रहा। ऐसा लग सकता है कि इस अपराध में कोई शिकार नहीं बना, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। बैंक ने क्रूर माफिया के कार्यों और हिंसा को आसान बना दिया। ये लोग ऑपरेट करने के लिए संघर्ष करते हैं अगर बैंक उनके साथ काम करने से इनकार करके कानून का पालन करती हैं। नंबर 5, Amazon। हम में से अधिकांश लोग Amazon से प्यार करते हैं क्योंकि ये बहुत ही किफायती है। एक बात तो यह है कि प्राइम के कस्टमर्स को मुफ्त शिपिंग और बड़े डिस्काउंट मिलते हैं, लेकिन वास्तव में ये कीमत कौन चुकाता है? सबूत बताते हैं कि वो Amazon के कर्मचारी जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में काम करते हैं। आइटम्स की डिमांड और Amazon के ग्राहकों को दिए गए वादों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को उस तरह के दबाव का सामना करना पड़ता है जो आमतौर पर ओलंपिक एथलीट्स के ऊपर होते हैं। अंडर कवर रिपोर्ट्स और पूर्व कर्मचारियों से पता चलता है कि यहाँ सब कुछ समयबद्ध है। मूल रूप से आप घड़ी के कांटों के साथ रेस लगाते हैं और इनके साथ बराबरी से दौड़ पाने में विफल रहने पर मैनेजर आपसे डिसिप्लिन की बात करते हैं। वर्कर्स अगर किसी आइटम को 2 मिनट से कम में पूरा पैक नहीं कर पाते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। बाथरूम में जाने का समय भी निर्धारित होता है और कभी कभी थकान से टूटे हुए वर्कर्स को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई जाती है। द इंडिपेंडेंट ने ये रिपोर्ट जारी की थी। कुछ को क्रिसमस की छुट्टियों से पहले अनिवार्य रूप से ओवरटाइम करने के लिए कहा गया था जिससे वे 55 घंटे प्रति सप्ताह काम करने लगे थे। वर्कर्स इतने थक जाते थे कि खड़े खड़े सो जाते थे। कर्मचारी खुद को मानव रोबोट कहते हैं। कई दिनों तक वे 10 मील के बराबर चलते हैं, एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस के बीच में भागते हुए। काम संबंधित तनाव के विशेषज्ञ प्रोफेसर माइकल ममोट का कहना है कि इस तरह के काम से Amazon के कर्मचारियों में मानसिक और शारीरिक बीमारियों के होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। फिर भी Amazon का कहना है कि पहले दिन से ही बहुत अच्छे वेतन और लाभों के साथ एक सुरक्षित और पॉजिटिव वर्क प्लेस प्रदान वो करता है। ये सच है कि वे कुछ भी अवैध नहीं कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा है कि वे लोगों को इतनी मेहनत करने में सक्षम बनाते हैं और इतनी सस्ती कीमतों की पेशकश करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नंबर 4, फेसबुक। कभी कभी पूर्व कर्मचारी अपराध बोध से घिर जाते हैं और उन्हें सबको सतर्क करना पड़ता है। फेसबुक के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव चमथ पालीहप्ती का ही उदाहरण ले लीजिए, जो कि इस वीडियो में बताते हैं कि उनका मानना है कि जिस मशीन को बनाने में उन्होंने योगदान दिया वो वास्तव में इंसानों के सामाजिक ताने बाने को बर्बाद कर रही है। फिर सैंडी पैराकिलस हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाले के दौरान बयान किया था जिसमें यह पता चला कि 87 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा साझा किया गया था। यह डेटा कथित तौर पर महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित करने के मकसद से उपयोग किया गया था। श्री पैराकिलस कहते हैं कि 2011 और 2012 में भी ऐसा लगता था कि फेसबुक पूरी तरह से ग्रोथ और मोनेटाइजेशन पर फोकस करके यूजर सेफ्टी को ताक पर रख रहा है। वो पॉलिसी कंप्लायंस और प्रिवेसी इश्यूज के प्रभारी थे और उन्होंने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कमजोरियों का एक पूरा नक्शा तैयार किया, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। श्री पैराकिलस ने यह भी आरोप लगाया कि एल्गोरिदम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था जिससे यूजर्स इस साइट पर अधिक से अधिक समय बिताएं, जबकि प्रोडक्ट डिजाइन को यूजर्स की संख्या को अधिकतम करने पर फोकस दिया गया। एडिक्शन से होने वाले नुकसानों और धमकी भरे भड़काऊ कंटेंट के खतरों को नजरअंदाज कर दिया गया। उनका मानना है कि अगर कंपनियां ठीक से सेल्फ रेगुलेशन नहीं कर रही हैं तो उन्हें लोगों के हितों को ताक पर रखने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। फिर भी फेसबुक का कहना है कि चाहे मुनाफे में कमी हो जाए, लेकिन वे उनके यूजर्स उनकी प्राइवेसी की सुरक्षा में भारी निवेश करना जारी रखेंगे। नंबर 3, उबर। क्या आप जानते हैं कि पिछले 57 मिलियन उबर ड्राइवर्स का डेटा हैक किया गया था? नहीं ना, ऐसा इसलिए है क्योंकि उबर ने इसे छुपाने की कोशिश की। एक बहुत बड़ी भूल थी जिसे कुछ विशेषज्ञ एमेच्योर आवर के रूप में डिस्क्राइब कर रहे हैं। डेटा
एनक्रिप्टेड नहीं था। वे इसके किसी भी शिकार को सूचित करने में विफल रहे और उन्होंने हैकर्स को चुप रहने और डेटा को नष्ट करने के लिए $1,00,000 का भुगतान किया। लेकिन अपने ग्राहकों की तुलना में खुद के हितों की रक्षा करने का यह रवैया वास्तव में उनकी आदत सी है। जब यह स्टार्टअप एकदम से आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान कंपनीज में से एक बनने लगी थी, तो कंपटीशन खत्म करने की और विरोधियों को दबाने की काफी कोशिशें की गई थी। जब रेगुलेटर्स उन शहरों में उबर की जांच कर रहे थे जहां उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था, तो उबर ने एक गुप्त प्रोग्राम का इस्तेमाल करके अंडरकवर ऑपरेटर्स और रेगुलेटर्स को उनकी सर्विसेज का नॉर्मल तरीके से उपयोग करने से फ्रीज कर दिया। पूर्व कर्मचारी रिक जेप्स ने भी जब आरोप लगाया कि उनके पास अन्य कंपनीज के ट्रेड सीक्रेट्स को चोरी करने के लिए एक सीक्रेट और डेडिकेटेड टीम है और उनके कर्मचारियों ने फेक राइट्स बुक की ताकि LYFT जैसी कॉम्पिटिंग सर्विसेज की सीटें घेर लें और उनकी एफिशिएंसी बर्बाद कर दें। इन युक्तियों का खुलासा होने के बाद कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस्तीफे दे दिए और उबर का कहना है कि ये उनके व्यवसाय करने के तरीके को बदल रहा है। उबर के नए CEO डारा खोरसोवशाही के अनुसार अब उबर अपने हर डिसीजन में ईमानदारी को सबसे ज्यादा महत्व देता है और अब वे अपने कस्टमर्स का विश्वास जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। फिर भी उबर को अभी भी कुछ सुधार करने हैं क्योंकि वर्तमान में ये पूर्व कर्मचारियों द्वारा यौन दुराचार और हैरेसमेंट स्कैंडल के कई मामलों में फंसा हुआ है। नंबर 2, वेल्स फार्गो। भाई जब तक हम इसे खत्म करेंगे तब तक आप अपने पैसे को अपने गद्दे के नीचे रखना चाहेंगे। आप अपना सारा खाना घर पर ही बनाना चाहेंगे। ये विसल ब्लोअर है। ये सेना गुइट्रॉन, जिन्हें शुरू में ही दबा दिया गया था और निकाल दिया गया था जब उन्होंने वास्तविक ग्राहकों के नामों में नकली क्रेडिट कार्ड खाते बनाने से इनकार कर दिया था। इससे निर्दोष ग्राहकों की क्रेडिट हिस्ट्री को खतरा पैदा हो गया। ये सेना का दावा है कि वेल्स फार्गो ने उन्हें धमका कर ये करवाना चाहा और उन्होंने विरोध किया। यह सेना अपना वो शुरुआती मुकदमा हार गई जहां उन्होंने दावा किया था कि वेल्स फार्गो ने उन्हें नौकरी से निकालने को सही ठहराने के लिए उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को गलत ठहरा दिया। फिर जब 5 कर्मचारी लड़ाई में उनके साथ शामिल हो गए तो आधिकारिक जांच शुरू हुई। उन्होंने रिपोर्ट करते हुए दावा किया कि उन्हें बहुत ऊंचे सेल्स टारगेट का कोटा पूरा करने के लिए कहा गया और मैनेजमेंट के गोल्स तक पहुंचने के लिए नकली खाते खोले गए और यह सेना को एक ग्रैंड ज्यूरी के सामने गवाही देने के लिए बुलाया गया। अंततः वेल्स फार्गो ने $142 मिलियन के क्लास एक्शन मुकदमे का निपटारा किया और यह सेना ने उस साल अपने आप को सही साबित किया जब उन्हें उनके प्रयासों के लिए जेम्स मेडिसन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन अवार्ड मिला। नंबर 1, हमारे प्यारे मिकी डीज। मैकडॉनल्ड्स अमेरिका का लोकप्रिय संस्थान हो सकता है लेकिन मैं चुप रहूंगा, इन तस्वीरों और वीडियोस को बोलने दूंगा। पूर्व कर्मचारी निक ने इन तस्वीरों को ट्विटर पर पोस्ट किया जो लुइसियाना लोकेशन की आइसक्रीम ट्रे की है जहां उन्होंने काम किया था और कुछ वफादार ग्राहकों ने उन पर झूठ बोलने या गलत तरीके से चीजों को पेश करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में उन्होंने और भी चौंका देने वाली तस्वीरें पोस्ट की जिससे विभिन्न उपकरणों के आसपास मोल्ड और ग्रीस के ढेर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें ट्विटर पर पोस्ट करने के बाद उन्हें निकाल दिया गया। इसने कर्मचारियों के एक पूरे आंदोलन को प्रेरित किया जिससे वे अपने रेस्टोरों के गंदे हिस्सों का खुलासा करने लगे और इसी तरह के फास्ट फूड चेन के कर्मचारियों ने गंदगी वाली तस्वीरें पोस्ट की जैसे कि वेंडी के कर्मचारी क्रिस्टीन। मैकडॉनल्ड्स इस खुलासे के बाद से फिर से नॉर्मल हो गया और कहा जाना चाहिए कि मैकडॉनल्ड्स के मालिक जॉन वजुलो के ऑफिशियल बयानों ने इस बात की पुष्टि की है कि वे रेगुलर ट्रेनिंग आयोजित करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मेंबर्स सेफ फूड प्रैक्टिस का पालन कर रहे हैं। हालांकि ब्रांड प्रतिनिधि इन इमेजेस को हटाने के लिए निक के पास पहुंचे लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो कौन सा खुलासा आपको सबसे ज्यादा हैरान या चौंका देता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।